चलो जी बेटे जरा सुनना बात ध्यान से। ये जो यूनिट है पहले बताना जरा है कितने नंबर की? 12 नंबर की। ठीक है, आपकी इस यूनिट के आप इसे एग्रीगेट डिमांड कह लो, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटे जरा सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। पहले भी हमने जब भी ये चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करी है, हमने इसे सबसे पहले इस बात से उठाया कि ये बताओ अगर मैं अपनी इकॉनमी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ठीक, तो वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? 4 सेक्टर इकॉनमी की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम अपनी इकॉनमी की बात करें तो आप सबको पता है कि इकॉनमी के अंदर सबसे पहले होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स। क्या होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। दूसरी क्या होती हैं? दूसरी होती हैं फर्म्स। तीसरा क्या होता है? तीसरी होती है गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट। और चौथा सेक्टर होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 हमारे पास सेक्टर होते हैं। ठीक, इसे हम बोलते हैं 4 सेक्टर इकॉनमी। सही है। अब देखो सिंपल सी बात है, 3 अलग अलग टर्म्स हैं जिनसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहली टर्म है डिमांड। क्या है? डिमांड। डिमांड आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 11th क्लास में आती थी डिमांड क्या होती है। आप किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं वो डिमांड होती है। सही। दूसरी बात, एक वर्ड तो हो गया डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। एक होता है, अब मार्केट डिमांड का ये मतलब हुआ कि एक ही यूनिट की जितनी चीज़ें सब लोग मिलकर खरीदना चाहते हैं। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर की हम सब मिलकर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो वो हो गई हमारी मार्केट डिमांड। यानी कि कमोडिटी एक, खरीदने वाले बहुत सारे, तो ये हो गई मार्केट डिमांड। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट डिमांड। अब जरा सुनो, मान लो जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोग जितनी जितनी चीज़ें खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, उन सब का अगर टोटल कर दें तो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। सही है। तो इसलिए हमने क्या करा कि पूरी इकॉनमी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चारों सेक्टर जिस जिस चीज़ की डिमांड करते हैं, जो जो खरीदते हैं, उन सब का टोटल क्या कहलाता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें जो आपके हाउस होल्ड्स होते हैं, हाउस होल्ड्स क्या खरीदते हैं भाई? हाउस होल्ड जो भी खर्चा करेंगे, जो भी अपनी नीड्स के लिए पैसे खर्च करेंगे, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद फर्म्स जो भी खर्चा करेंगी उसको हम बोलते हैं जी। जी से डिनोट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद फर्म्स की बात कर रहे हैं हम पहले, तो फर्म्स आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्स माइनस एम, दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से डिनोट करते हैं। देखो जिस बच्चे को ये बात नहीं पता ना, वो इस चैप्टर को कभी शुरू ही नहीं कर सकता। समझे बात? और कायदे में इन सब ने जो भी एक्सपेंस करे उस सब के टोटल को हम बोलते हैं एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। और इसे हम बोलते हैं 4 सेक्टर इकॉनमी। ये हो गई हमारे 4 सेक्टर। समझ में आ गई बात? ये हमारे 4 सेक्टर हुए। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का, मान लेते हैं, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। क्या आया? एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जहां आप अपने नोट्स के फर्स्ट पेज पे हैं, उस फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ सब। समझ में आ गई बात? तो ये जो मैंने आपसे बात डिस्कस करी, ये हमारे फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोबारा से, ऐसा नहीं कि हमें पता है तो हम, चलो ठीक है हमें तो आता ही है। अगर पेपर में लिखने के लिए आ गया कि एक्सप्लेन करो 4 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप कंजम्पशन के बारे में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या लिख कर आओगे, गवर्नमेंट एक्सपेंस के बारे में क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में क्या लिखोगे। तो एक बार अपने नोट्स से हर बच्चा पढ़ जरूर लेना इसको,
ये मत सोचना कि ये तो आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो हम अपने आप लिख देंगे। बेटे अपने आप कभी कुछ नहीं लिखा जाएगा आपसे, पहले उसको पढ़ लेना है एक बार, तो सब लिखा जाएगा। पहले बताएं यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब बेटे हमारा सिलेबस थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ों को आसान बना देता है। वैसे तो फुल फ्लैज ये होता है 4 सेक्टर मॉडल, लेकिन एग्रीगेट डिमांड 2 सेक्टर मॉडल में भी आती है। किस में आती है? 2 सेक्टर मॉडल में। तो एडी का यहाँ पर मतलब हो जाता है C+I, यानी कि हम केवल 2 चीज़ें लेते हैं। एक तो हम लेते हैं हाउस होल्ड्स और दूसरी हम लेते हैं फर्म्स। आती है बात समझ में? क्लियर हो गई बात यहाँ तक की, हाँ या ना? अब तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। ये हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल। पूरे चैप्टर के अंदर जो भागता रहेगा वो यही भागेगा, सब इसी की बात होगी। पहले बताओ याद आ रहा है यहाँ तक देख के सब कुछ? ठीक है, पक्का? अच्छा जी, अब हम आते हैं बहुत जल्दी के साथ इसके ग्राफ्स पे और इसके डायग्राम्स पे। ठीक, इसके अंदर मेन कंटेंट वही है, ग्राफ और डायग्राम का। सही बेटे, आराम से सुनना जरा। बताओ जरा आप में से किस बच्चे को कंजम्पशन के बारे में, सुरभि आपको क्या मालूम है? बताओ जो भी पता है। करेक्ट, कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ऐसा सुरभि ने कहा है। और बताओ, और बताओ, और जो तुम्हें पता है कंजम्पशन के बारे में ये बताओ। कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। चलो मैक्रो लेवल की बात नहीं कर रहे, बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे, तुम्हारी हमारी बात कर लेते हैं माइक्रो लेवल की। अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अपने खर्चे बढ़ाते हैं ना। आप देख लो, हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी हम अपने कुछ खर्चे बढ़ा देंगे, कुछ खर्चे वहीं रहेंगे लेकिन कुछ खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे। तो बेटे पहली बात तो कंजम्पशन, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। करेक्ट। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पहले बताएं ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक की? ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब हम सारे डायग्राम्स पे आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मेन चीज़ तो डायग्राम और इक्वेशंस हैं। और आज इसका एक असाइनमेंट देकर भेजूंगा सबको, मैंने कल ढूंढ के निकाला आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया असाइनमेंट है वो। उसके अंदर इसके बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप कल तक मेरे पास सॉल्व करके ले आना। ठीक है, चले जी। तो अब अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, बेटे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंजम्पशन कर्व कैसे बनता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये हो गई इधर मान लीजिए हमारी इनकम, और यहाँ पर हम प्रेजेंट कर रहे हैं कंजम्पशन। सही है। तो अभी सुरभि ने कहा था कि भैया जो कंजम्पशन है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी कि जो ये आपको पता है ज़ीरो होता है यहाँ पे, तो कंजम्पशन तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, तो कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। करेक्ट। तो हमारी जो कंजम्पशन है बेटे वो हमेशा कहाँ से शुरू होगी? वाई एक्सिस से। कभी कभी ऐसी बातें पूछ लेता है, एक नंबर में नीचे लिख देगा नेम द कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस, उस कर्व का नाम बताओ जो वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। तो भाई कौन सा कर्व वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है? हमारा कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, आगे लिख देगा एक्सप्लेन, कंजम्पशन जीरो क्यों नहीं हो सकती। सही है। तो बेटे आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का, इसे भी मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। ओ से लेकर सी तक का ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ठीक, क्या कहलाता है हमारा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। करेक्ट। क्या कहलाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है, और इसे हम सी बार से प्रेजेंट करते हैं। किससे? मतलब ये मानकर चलो लगभग लगभग तय है तुम्हें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पे क्वेश्चन मिलेगा, चाहे 1 नंबर का मिले चाहे 3 नंबर का मिले, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बिना ऑटोनॉमस कंजम्पशन के तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, ये मानकर चलना, जरूर मिलेगा यहाँ क्वेश्चन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मेरी इनकम कुछ नहीं है लेकिन खर्चा फिर भी है। इनकम नहीं है लेकिन खर्चा है। भाई साहब आप बताओ, अदनान भाई, कहाँ से लाओगे पैसा? इनकम है नहीं, खर्चा फिर भी है, पैसे कहाँ से आए होंगे? बताओ भाई। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम किसी उधार लो, सही है, क्या ले लो? उधार ले लो। उस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ बात करते नहीं, तो हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उसे तो हम सेव कर लेते हैं, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो उसी सेविंग में से हम पैसा निकाल लेते हैं।
करेक्ट। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सेविंग का। दूसरी बात बेटे जरा यहाँ ध्यान से देखते रहना, तो जब ये इधर देखना अकेला से, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, सही है। अब अकेला कर्व है जो नेगेटिव से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? नेगेटिव से। कौन सा कर्व है? सेविंग कर्व। कौन सा? सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव सेविंग का मतलब आप कुछ बचा नहीं रहे, उल्टा जो आपने बचाया था उसको क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। समझ में आती है बात? तो बेटे सेविंग कर्व यहां से शुरू हो सकता है, ये हमारा सेविंग कर्व है। क्लियर भाईजान, समझ में आ रही है बात? तो यानी कि सेविंग जो है, सेविंग जीरो भी हो सकती है, अगर इस पॉइंट से ऊपर चले जाएं तो सेविंग जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर इस पॉइंट से नीचे चले जाएं तो सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनना, जितना पोर्शन तुमने यहां पर खर्च करा था जब तुम्हारी इनकम नहीं थी, उतना ही तुमने क्या कर लिया होगा? अपनी सेविंग में से निकाल लिया होगा। तो ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं डिस सेविंग। ये जो नीचे वाला, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग बोलते हैं इसको। और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? इसे प्रेजेंट करते हैं माइनस सी बार से। किससे प्रेजेंट करते हैं? माइनस सी बार से इसको प्रेजेंट करते हैं। आ रही है बात समझ में? दो डायग्राम क्लियर हो गए, सी क्लियर हो गया, एस क्लियर हो गया, सही है। चलें और आगे। अच्छा जी भाई साहब, तीसरा डायग्राम जो आपका होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक। अच्छा वैसे कॉन्सेप्चुअली क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, आप अपने खर्चे भी बढ़ाते हो, सेविंग भी बढ़ाते हो, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देते हो, सही है। लेकिन हमारा सिलेबस ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस होगी। क्या होगी? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और इसका मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सेम रहेगा। कैसा रहेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। पेपर में पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस? इन्वेस्टमेंट कर्व, कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व। तो आपको पता है ये कैसा रहता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आगे चलकर हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस भी होती हैं, अकोमोडेटिंग भी होती हैं, इंड्यूस्ड भी होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट। फिलहाल हम क्या मानकर चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी होती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताओ जी, 3 डायग्राम क्लियर हुए? बोलो हाँ या ना। चलें आगे। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो भैया ठीक है, आपने कंजम्पशन बता दिया, सेविंग बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया। एक डायग्राम और बना देते हैं यहाँ पर जिसका नाम है इनकम, नेशनल इनकम, सही है। और इसी नेशनल इनकम को हम बोल रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। अभी अभी तुम लोगों ने नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट करा है, उसका वैल्यू एडेड मेथड भी करा है, ठीक। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है? आउटपुट माइनस इनपुट की तो बात करता है। तो आप कोई सा भी मेथड ले लो, हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है बेटे ये हमेशा यहाँ पर 45 डिग्री का कर्व बनाता हुआ जाएगा। क्या बनाएगा? 45 डिग्री का कर्व। अब बच्चा सोचता है कि हमें ना एग्जाम में वो लेकर जाना है, वो डी, जिससे हम एंगल वेंगल बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आप आराम से इस तरीके से प्लेन ड्रॉ करो और अंदाजे से बिल्कुल इस प्लेन को हाफ में डिवाइड कर दो। दिख जाता है, हाफ दिख जाता है आपको अपने आप, ठीक है। और अगर हल्का सा 19-20 हो भी रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ 45 डिग्री लिख देना। लिखते के साथ ही बस अब बात खत्म हो गई। आपने अगर थोड़ा बहुत 19-21 बना भी दिया है, 45 की जगह 50 बना दिया है या 43 डिग्री बना दिया है, तो बेटे चेक करने वाला भी कोई वहाँ डी लेके नहीं बैठा हुआ कि वो चेक करेगा, उसे देखने में सही लगना चाहिए। बस आप 45 डिग्री लिख देना। पहले बताओ जी, ये हो गया हमारा इनकम। और बेटे इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये डायग्राम भी क्लियर है। तो पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आते हैं 5वें डायग्राम पे। बेटे ध्यान से सुनना जरा। ये बताओ मुझे, मंतशा आप बताएं, अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 2 सेक्टर इकोनॉमी की। तो ये बताओ 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होती है C+I, यही होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब जरा एक बात बताओ, ये रहा तुम्हारा डायग्राम C
और ये रहा तुम्हारा डायग्राम आई। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, चलो 2 मिनट के लिए मानना, मान लो ये 50 है और ये 10 है, तो 50 और 10 कितने हो गए 60। तो ये जो डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो वो 60 होगा। अब ऑब्वियस सी बात है 60 इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, हाँ या ना भाई। जब तुम इसके अंदर ये मिला दोगे, ठीक, और ये कैसा है पैरेलल है, ये कैसा है पैरेलल है, तो ये बताओ एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो भी कैसा बनेगा, वो भी पैरेलल बनेगा, सही है। लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि एडी के अंदर क्या आ रहा होगा, एडी के अंदर आई आ रहा होगा। समझ में आती है बात। तो ये होगा हमारा एडी का कर्व। तो यानी कि ध्यान से देखो, एडी और सी दोनों एक जैसे बने हुए हैं बिल्कुल, एडी भी और सी भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा एडी सी से थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड हो गई है अब आई, तो आई की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला गया ये। तो यानी कि अगर मैं तीनों डायग्राम को एक साथ बना दूं तो देखना जरा, ये होगा तुम्हारा आई, ये होगा तुम्हारा सी, ये होगा तुम्हारा सी, और दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, इन दोनों का जो बीच का गैप है, ये गैप किसकी वजह से है, आई की वजह से। किसकी वजह से, आई की वजह से। देखो जरा इधर, AD अगर C को मैं इधर लाके माइनस कर दूं, AD माइनस C इक्वल्स टू आई, सही। तो भैया AD और C के बीच का गैप किसकी वजह से है, आई की वजह से। अभी कल अगर आपने MCQ मैंने भेजे थे, आपने पढ़े नहीं पढ़े अभी वो बात एक अलग है, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी पर्पस पे कि दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक, वो कांस्टेंट क्यों है। वो दोनों के बीच का गैप इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि वो गैप किसकी वजह से, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट हम क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं, इसलिए इनके बीच का गैप जो है पैरेलल है। समझ में आती है बात, हाँ या ना, पक्का। चलें थोड़ा सा और आगे। तो यानी कि मैंने क्या करा बेटे, सी बनाया, आई बनाया, दोनों को जोड़ दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू ये लगा दूं तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनकर आया। कोई डाउट यहाँ तक, चलूँ आगे। उसके बाद आपको पता है 2 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में डायग्राम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक का नाम है, एक टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरे टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। 2 टॉपिक हैं, एक है ब्रेक इवन पॉइंट और एक है इक्विलिब्रियम। मेरे बेटे ध्यान से सुनना बिल्कुल। पहले ना आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी याद होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो इतना सा याद रखो बस, C इक्वल्स टू वाई, C इक्वल्स टू, C इक्वल्स टू, यानी कि मैं केवल इतना कमा रहा हूं कि केवल अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर पाऊं। थोड़ा सा और इलॉबरेट कर लो इसको भैया। C इक्वल्स टू वाई का मतलब है कि आपकी कोई भी सेविंग नहीं हो रही होगी, आप जो कमा रहे होगे सारा का सारा क्या कर रहे होगे, खर्च कर रहे होगे। तो अब हमें इस चीज़ को डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। देखो अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको सारे डायग्राम अलग अलग बनाने बता दिए कि भाई सारे डायग्राम अलग अलग ऐसे बनते हैं। अब इनको जोड़ने का समय आ गया, जिसको जहाँ जोड़ना पड़े जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट में आपने बोला कि भैया 2 बातें होती हैं। पहली बात C इक्वल्स टू क्या होगा, और दूसरी बात क्या होगी, इस पॉइंट पर सेविंग होगी 0। इन सब पे देखना, ये इस चैप्टर में एक खासियत है कि इस चैप्टर के छोटे क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको डीप नॉलेज होगी इसकी। ये केवल ऐसे नहीं हो सकते कि हाँ आपने 10, 20, 50 MCQ रट्टे मार लिए और आप पेपर में कराओगे। ये रट्टे वाले MCQ नहीं है यहाँ पर, सही है। और अच्छा खासा पोर्शन आ रहा है। देखो हम जितने मेहनत नेशनल इनकम के मेथड्स पे करते हैं, हम 3 मेथड हैं और पहले भी कई दिन लगाए होंगे, अब भी कई दिन लगा दिए। आप ये मानो पूरे साल में हमने कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन पूरे साल में नेशनल इनकम के मेथड्स पे लगाए होंगे कि नहीं। और पता है पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन आया, 3 नंबर का। सैम्पल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन भी ऐसा है, तुम आज एक काम करना, मेरे बिना कराए तुम अपने आप घर पे करके देख लेना, सैम्पल पेपर का 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे उड़ाओगे। पता है क्या दे रखा है, फर्म ए ने गुड्स बेचा, फर्म बी ने गुड्स बेचा, आउटपुट आ गई, उनकी इनपुट दे रखी है, आउटपुट माइनस इनपुट कर दी, वैल्यू एडिड आ गया, जीडीपी एमपी निकल आई। बस जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करवाया उसने, एनडीपी एमपी में, बस एनडीपी एमपी में, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कराया डेप माइनस करके। मतलब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें 1-1.5 मिनट से ज़्यादा लगेगा उस क्वेश्चन को करने में, समझे बात। इकोनॉमिक्स का पेपर जैसा सैम्पल पेपर आ रखा है, अगर वैसा आ गया तो ठीक से पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे इको में इतने नंबर आएंगे भर भर के, तुमने उम्मीद नहीं करी होगी इतने नंबर कहाँ से आ गए हमारे। अगर ऐसा सैम्पल पेपर के जैसा क्वेश्चन पेपर आ गया तो कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर सामान्य ज्ञान का पेपर है, ऐसा दे रखा है बिल्कुल, समझे बात। आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, बस आपने अपनी बुक थोड़ी बहुत देख रखी है, तो भी आप आराम से लिखाओगे उसको, समझे बात। तो भैया कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ जो हम सोच कर चलते हैं ये सब्जेक्ट हमारा टफ है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका पेपर अगर आसान आ जाए तो आप बच जाते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन पढ़ के भैया सब कुछ जाओ बढ़िया करके। ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं। अभी अभी आपने बताया C = Y है और S = 0 है, 2 बातें कही हैं इसने यहाँ। अब हमें इसे प्रूव करना है कैसे कैसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। बेटे जरा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैंने तो जो आपने लिखा मैंने उसे डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करा बस। आपने कहा C = Y, तो मैंने पहले Y बनाया 45 डिग्री पे, फिर मैंने C बना दिया, ठीक है। और भैया जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया E। क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट पर C = Y हो गया, C = Y। ये तो भैया आपने ये वाली चीज़ तो आपने करके दिखा दी। अब जरा ये भी करके दिखाओ, S = 0। मेरे बेटे ध्यान से देखना, इसी के नीचे बिल्कुल सही तरीके से स्केल का यूज़ करते हुए आप एक डायग्राम और बनाएंगे। एग्ज़ाम कॉपी में दोनों बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, एकदम बिल्कुल लाइन से लाइन मैच होती हुई बिल्कुल। इसका बढ़िया तरीका ये, आप पहले एक सीधी लाइन खींच लो, फिर बीच में से उसको रब कर देना, ऊपर एक डायग्राम बना लेना, नीचे एक डायग्राम बना देना, तो वो इधर उधर हिलेगी नहीं वो लाइन, सही है। अब बताओ तुमने क्या कहा कि सेविंग कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये बताओ मुझे कि जो 0 है वो इस डायग्राम में कहाँ आएगा, इस एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर नीचे एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी, सही है। अब जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे यार, वो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं तो कट करेगी नीचे वाले डायग्राम को, तो उसने उसे यहाँ पर कट कर दिया, सही है। आती है बात समझ में। दीदी एक बात बताओ, जब तुम्हें यहाँ दिक्कत हो रही है तो तुम इसे कहीं रखती क्यों नहीं पीछे उठा के? तुम्हें कैसे दिख रहा है? तुम्हारी कौन सी ये दिव्य दृष्टि है जो चीज़ों के बीच में से पार होती हुई बोर्ड तक आ रही है? पीछे रख दे यार ये पंखा उठा के। हाँ अब ये भी हटा दूँ, अब पोडियम भी हटवा दो, है भाई। मेरा अब ध्यान गया, मैंने कहा ये इसके पास कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो चीज़ों को पार करती हुई बोर्ड तक पहुंच रही है। इसे सब दिखाई दे रहा, पोडियम बीच में अड़ रहा तो भी कुछ नहीं कह रही, पंखा अड़ रहा तो भी कुछ नहीं कह रही। भाई इसे ना बस चेयर को ठीक है, तो इधर आगे क्यों नहीं बैठ जाती, चेयर पे क्यों नहीं बैठ जाती? आ जाओ चेयर पे बैठ जाओ। अगर अब गड़बड़ दिखाई दे तो चेयर पे आ जाना, आ जाओ चेयर पे आ जाओ, आ जाओ बहन आ जाओ चेयर पे आ जाओ, आराम से बैठ के कंफर्टेबल होके देखो। चलो जी, हाँ ठीक है जी। अच्छा अब ये बताओ, जब यहाँ पर सेविंग हमारी कैसी है, 0 है, तो हम अब पहले प्रोसेस बताओ क्या करा था हमने। पहले ये बनाया, फिर यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन यहाँ पर इसको कट कर रही है। अब स्केल बेटे स्केल लेके जाओगे इको के पेपर में? नहीं,
अगर आप स्केल भूल गए तो बस पड़ोसी से भीख सी मांगते रह जाओगे, तो अपना लेके जाना भैया स्केल स्केल सब। सही है भाई साहब? ओ भाई साहब, तो दूसरा वाला किसका उठा के लाए थे तुम? अच्छा, तो यहां से आपने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। आप देखो पहले मैंने क्या करा है, जहां पर इन दोनों ने कट करा वहां से लाइन ड्रॉ करी और वहां से फिर सेविंग कर्व बनाया। बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, ये अलग बना देते हैं, ये अलग बना देते हैं। अब आप सोचो, अगर ये थोड़ा सा पीछे या आगे हो जाए तो टीचर को आपको इसका पूरा डायग्राम काट के आपको 0 देने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देने चाहिए। तुम सेविंग में पीछे करा रहे हो और उसमें इक्विलिब्रियम वहां स्टैब्लिश कर रहे हो। भाई इक्विलिब्रियम ये भी तो है, ये भी तो इक्विलिब्रियम ही है। व्हेन s इक्वल्स टू 0, ये भी इक्विलिब्रियम है। आती है बात समझ में? अब जरा देखो यहाँ से कितने सारे आपको जो है आंसर मिल सकते हैं। पेपर में आपसे मैं पूछ लूँ, अब देखो न्यूमेरिकल वाली चीज़ें जब थ्योरेटिकल लिखी हुई आती हैं तो बहुत अजीब लगती हैं पढ़ने में। आराम से सुनना। अब पॉइंट राइटवर्ड्स टू द इक्विलिब्रियम, राइटवर्ड्स टू द इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स डैश, सेविंग, डिससेविंग, जीरो सेविंग और नन ऑफ द अबव। तो समझ रहे हो बात? अब पॉइंट्स राइटवर्ड टू द इक्विलिब्रियम, बेटे ये रहा इक्विलिब्रियम, इससे राइटवर्ड। अब जरा यहां देखना, राइटवर्ड में y वाला डायग्राम ऊपर है, c वाला नीचे है, तो इस एरिया में y ज्यादा है और c कम है, तो यहां पर y इज ग्रेटर देन c, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेविंग होगी। नीचे क्या हो रहा होगा, c इज ग्रेटर देन y, तो आपको डिस सेविंग हो रही होगी। तो डिस सेविंग इसके कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पेपर में आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, और जो मुझे लगता है कि आना चाहिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट इस बार आएगा, या तो ब्रेक इवन या इक्विलिब्रियम, दोनों में से एक पे क्वेश्चन तो आना ही है। सही है? पहले बताओ कोई डाउट यहाँ तक, कोई समस्या, कोई तकलीफ यहाँ तक? और बेटे हम क्या करेंगे, पेपर में जब पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट तो हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे और छोड़ाएंगे बस। हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे बेटे, उसे समझाएंगे कि हमने कैसे कैसे बनाया है। गुप्ता जी मुझे बता दो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ आप। पक्का सारे डायग्राम क्लियर हैं सबको अलग अलग, और अगर मिक्स कर दिया तो ये बन जाएगा। चलो आगे। अब एक डायग्राम आपका और रहता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, या इसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सही है? अब ये बताओ जरा इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? सामने मैं कुछ लिख रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनना। इक्विलिब्रियम होता है व्हेन AD इक्वल्स टू AS। AD किसके बराबर होता है? और AS का मतलब क्या है? इनकम। AD इक्वल टू AS होता है, ठीक है? और AD बताना, AD में क्या क्या आता है? AD होता है C प्लस I, और AS क्या होता है? AS होता है C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो बेटे ध्यान से सुनना, ये होता है C प्लस S, तो अगर मैं C से C यहाँ कैंसिल कर दूं तो I इक्वल्स टू S आ जाएगा। जरा ध्यान से मेरी बात समझना, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आएगा? पहले मुझे बताओ सेविंग क्या होती है? जो हम अपनी इनकम में से पोर्शन कंज्यूम नहीं कर रहे, कंज्यूम, बस तुम इतना ही लिखो, द पार्ट ऑफ द इनकम विच हैज नॉट बीन कंज्यूम्ड, वो तो है सेविंग। जो पैसा मैंने अपनी तिजोरी में बचा कर रख लिया, दैट इज कॉल्ड सेविंग। और अगर मैंने उसी को प्रोडक्टिव पर्पज से कहीं यूज कर लिया तो वो बन गया इन्वेस्टमेंट। तुम बताओ गवर्नमेंट तुम्हें ये क्यों कहती है कि भाई यहाँ लगा दो पैसा, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, बैंक में जमा करा दो? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है घर में जो पैसा रखा हुआ है, आपने जो तिजोरी में जो पैसा रख रखा है, वो गवर्नमेंट के किसी काम का नहीं है, वो ब्लॉक हो गया सारा पैसा। इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा जब आपका जितना आपने सेव करा हो सारा का सारा आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज हो रहा हो। आ रही है बात समझ में यहाँ तक की? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो भाई ये हमारा S इक्वल टू I होना चाहिए या AD इक्वल्स टू AS होना चाहिए। अब बात आ गई S इक्वल टू I की। S इक्वल टू, अब मुझे बताओ S कहाँ है? ये रहा। और I कहाँ है?
अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को एक साथ बना दूं और जहां पर भी ये दोनों कट कर रहे हो तो वो क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम। जहां मैं AD और AS को एक साथ बना दूं, AD और AS को, ये रहा हमारा AD और ये रहा हमारा AS, अगर मैं इन दोनों को साथ बना दूं और ये दोनों जहां पर कट कर रहे हो वो भी क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम। सही है। अब 2 मिनट के लिए सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल आप। देखें जी, यहां बनाता हूं इक्विलिब्रियम। देखिए जी, आप लोग बताइए, बताओ भैया, एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ड्रॉ करोगे, एग्रीगेट सप्लाई ऐसे ड्रॉ होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों यहां पर कट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका E। बेटे ब्रेक इवन पॉइंट को भी E से ही दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम को भी E से ही दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये बताओ, बिल्कुल जैसे आपने अभी इसके नीचे एक डायग्राम ड्रॉ करा था बिल्कुल ऐसे ही करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। ठीक बेटे, इक्विलिब्रियम में ये देखो, ब्रेक इवन में कहीं तुम्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ी थी, पड़ी थी कहीं जरूरत नहीं ना, लेकिन यहां पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, ये है इन्वेस्टमेंट। सही है। अब यहां से जैसे आपने वहां पर एक लाइन ड्रॉ की थी ऐसे ही यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। सही है। और इसने आई को कहां पर कट करा, यहां पर कट करा। अब यहां से क्या कीजिए आप, जो आपका सेविंग कर्व है वो यहां से होता हुआ जाएगा, सेविंग कर्व। समझ में आ गई बात, हाँ या ना? ये तो नहीं करते बच्चे गलत, पेपर में बच्चे गलत करते हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट तो सही कर देते हैं, इक्विलिब्रियम में गलती कर देते हैं। इक्विलिब्रियम में भूल जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी बनाना होता है। क्या करते हैं, उसे बनाया और वहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसने इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच करा और यहीं से लाइन आपने निकाल दी, और देखने में आपको लग रहा है तो बिल्कुल सही बनाया मैंने। ध्यान से पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखो कि S इक्वल्स टू क्या होता है, I, S इक्वल्स टू I और AD इक्वल्स टू AS, S इक्वल्स टू I और AD इक्वल्स टू AS। सही है जी। अब एक और बात समझना, पता है इस वाले डायग्राम में, जो नीचे वाला डायग्राम है, इसमें ब्रेक इवन कहाँ है, ब्रेक इवन यहाँ है, यहाँ पर होगी तुम्हारी सेविंग 0, तो ब्रेक इवन यहाँ है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, जहाँ पर आपकी सेविंग इक्वल्स टू क्या है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, S इक्वल्स टू I है। जो पैसा आप सेव कर रहे हो वो सारा का सारा क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। पहले बताओ यहाँ तक की बात क्लियर होती है, कोई डाउट यहाँ तक? बेटा जरा समझना, इस चैप्टर के अंदर पहला सेगमेंट है ये सारे डायग्राम आपको पता होना। अगर आपको ये सारे डायग्राम पता चल गए तो आपने 6 नंबर कमा लिए, कम से कम 6 नंबर कमा लिए। ठीक, पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है? अभी 6 नंबर और भी बचे हैं कमाने के लिए, क्योंकि 6 नंबर आपको इन डायग्राम्स के बीच में से मिलेंगे। 3 नंबर का हो सकता है आपसे ब्रेक इवन पूछ ले, इक्विलिब्रियम पूछ ले, एक नंबर के 3 MCQs पूछ ले। 10 MCQ आने मैक्रो से और 10 MCQ आने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। सही है। और MCQ ही आने हैं। अगर आप एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो तो ये मानकर पढ़ना कि उसमें से भी MCQ ही आएगा। सही है। 1 लाइनर्स ज़्यादा रटने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस 1 लाइनर ये सोच के पढ़ लेना कि भाई इसी पे कहीं वो MCQ ना बना के दे दे। क्लियर है भाई? तो समझ में आती है यहाँ तक की बात? पक्का? पहले बताओ सारे डायग्राम क्लियर हो गए? 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जरा इसे रिवाइज करो आराम से। आप सामने भी बने हुए हैं, आपके नोट्स में भी बने हुए हैं, आपकी नोटबुक में भी बने हुए हैं। पहले एक बार इसे यहाँ तक रिवाइज करो आप। चलें जी, अब आते हैं भाई इसके अगले सेगमेंट पे। ठीक, ध्यान से सुनना।
पहला सेगमेंट आप ये मानकर चलो क्या कर लिया आपने, सारे ग्राफ कर लिए, ठीक है। अब ग्राफ करने के बाद अगला जो सेगमेंट आता है वो है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन और सेविंग्स। ठीक, आपको याद होगा इसके अंदर हम 4 अलग अलग वेरिएंट्स की बात करते हैं। ठीक बेटे, एक होता है एपीसी, एक होता है एपीएस, एक होता है एमपीसी और एक होता है एमपीएस। बहुत आराम से एक एमसीक्यू 101% यहाँ से कंफर्म है आना, एक एमसीक्यू। ठीक, अब बताता हूँ कैसा। भैया पहले तो ये बताओ एपीसी क्या होता है। फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मैंने जितना भी कमाया, टोटल जितना भी कमाया, उसमें से मैंने जितना भी खर्च कर दिया, कंज्यूम कर लिया, उन दोनों का रेशो। सही, उन दोनों का रेशो। ठीक, तो अगर सपोज करो मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो बेटे मेरी इनकम को मैं वाई कहता हूं और कंजम्पशन को सी कहता हूं। सही है, तो सी अपॉन वाई, जितने मैंने कमाए और जितने मैंने खर्च कर दिए। सही है, आती है यहाँ तक की बात समझ। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं एपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, ये जो वर्ड है ना प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी, इच्छा, मन। हमारा पैसा हमारे पास हम कितना पैसा बचाना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक और बात बताता हूँ इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बेसिक सी है बेटे। इनमें से ना कुछ भी आप ऐसा नहीं है जो एक्चुअल में हो रहा हो, ये सब है प्लान्ड। क्या है सब? प्लान्ड। प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड कंजम्पशन, प्लान्ड इनकम, प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, ये सब प्लान्ड है जो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग का पार्ट बना रही है जिनको। समझे बात? तो उसके बाद आता है एपीएस। तो भाई एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। क्लियर? हाँ या ना? अब एक छोटी सी बात बताना, मेरी जो इनकम है वो है 100 रुपीज़ और मैं कंज्यूम कर लेता हूँ 80 रुपीज़, तो इसका मतलब ये हुआ मेरी एपीसी आ गई 0.8, 0.8, यही तो आ गई। इसे और अगर मैं थोड़ा सिंपल करके आपको समझाऊं तो इसका मतलब बेटे 0.80 आने का मतलब ये है कि मैं जितने भी पैसे मेरे पास आते हैं उसका मैं 80% खर्च कर देता हूं, या अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो 80 पैसे में क्या कर देता हूं? खर्च कर देता हूं। तो एक बात बताओ, क्या किसी को पूरी प्रोसेस फॉलो करके एपीएस निकालने की ज़रूरत है? भाई अगर मैं 1 रुपये में से 80 पैसे खर्च कर देता हूं तो मैं 20 पैसे बचा लेता हूं। कौन सा बहुत बड़ी बात हो गई इसमें? कोई है बहुत लंबी चौड़ी कहानी? नहीं ना। तो बेटे इतना रटना नहीं है वहाँ पेपर में। वो कह रहा है 75% हमारी कंजम्पशन है, तो भाई 75% का मतलब 0.75। आप 75 पैसा कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 0.25, 25 पैसा आप सेव कर लेते हैं। कौन सा बहुत बड़ी बात है इसमें? तो ज़्यादा मतलब ये नहीं अच्छा इसका भी एक फॉर्मूला होगा, इसका भी एक इक्वेशन होगी, बेटे ऐसा कुछ नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझते फालतू में। तो अगर 80 रुपये हम कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 20 रुपये बचा रहे होंगे 100, तो भाई ये कितना आ गया? 0.20। अब ये बताओ इन दोनों का एडिशन 1 ही तो आएगा, जो हम टोटल फ्रैक्शन लेते हैं वो 1 ही तो लेते हैं। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ एपीसी प्लस एपीएस कितना होगा? इक्वल टू 1 होगा। भाई 1 रुपये पे निकाल लिया एक तरीके से हमने कि भाई 1 रुपये में से 80 पैसे हमने जो है खर्च कर दिए और 20 पैसे हमने सेव कर लिए। समझ में आती है बात? अब आगे चलिएगा, एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस हमारे ज़्यादा यूज़ का है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। एमपीसी और एमपीएस में, एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटे एक वर्ड आया मार्जिनल, एम का मतलब है यहाँ पर मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल का मतलब हमेशा से होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। भाई जैसे ही आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, आपने अपना खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। इनकम बढ़ गई, खर्चा
बढ़ा दिया। यानी कि ये जो रेशो है ये बढ़ी हुई इनकम और बढ़े हुए खर्चे के बीच में, सही है भाई। इसका मतलब ये है आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, डेल्टा वाई, और उसकी वजह से आपने खर्चा कितना बढ़ा दिया, डेल्टा सी। क्लियर है, आती है यहाँ तक की बात समझ में। उसके बाद अगर मैं एमपीएस में हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एक बात बताओ, बढ़ी हुई इनकम में से जितना तुमने खर्च कर दिया होगा बाकी तुमने सेव कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, सही है। फिर से एक सिंपल सी बात करता हूँ, सपोज करो तुम्हारी इनकम 10 रुपये से बढ़ गई। कितने रुपए से? तुमने 10 रुपये, जैसी तुम्हारी इनकम बढ़ी तुमने कहा यार कुछ खर्चे रुके हुए थे, एक काम करता हूँ चलो अब वो अपने खर्चे निपटा लेता हूँ। तुमने अपने 7 रुपये से अपना खर्चा बढ़ा लिया, 7 रुपीज़ से आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया। तो भाई इसका आंसर कितना आया, 0.7। और सपोज करो तो फिर क्या हुआ होगा, 10 रुपये में से 3 रुपये आपने क्या कर लिए होंगे, सेव कर लिए होंगे, तो ये आ गया होगा 0.3। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आप MPC और MPS दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1। तो बेटे इसमें भी खामखा उलझना नहीं है। अगर वो आपसे कह दे कि हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जो MPC है, वो 0.6 है, कितनी है, 0. तो आप कह देना MPS कितना है, 0.4। 60% कह दे तो 40% कह देना। बस हमारे यहाँ परसेंटेज में काम नहीं बनेगा, हमें डेसिमल में निकालना पड़ेगा। 60% का मतलब 0.60, 40% का मतलब 0.40। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। पहले बताओ यहाँ तक की बात समझ में आती है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल तसल्ली से। एक क्वेश्चन है आपकी एग्जाम आइडिया में ही दे रखा है, उसके अंदर वो क्या कहता है, जो MPS है, MPS वो पुअर के लिए, जो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है उसके लिए MPS कम होती है और रिच पर्सन के लिए MPS ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि MPS विल बी मोर फॉर द रिच एंड MPS विल बी लेस फॉर द पुअर। ऐसा क्यों होता है? कृष्णा भोला जी आंसर देंगे, बाकी सब ध्यान से सुनेंगे। बताओ सर। ये देखते कि पुअर जो होते हैं वो ज्यादा या रूरल एक्टिविटीज में ज्यादा हो, तो नहीं, कंजम्पशन पावर ज्यादा होती है। हाँ कोई और कहानी नहीं, सीधा सीधा आंसर। हाँ जी अबुल भाई बताओ। एक वर्ड सुनना चाहता हूँ। तुम अगर ये सब बातें लिख भी आओगे तो मिल जाएंगे नंबर, लेकिन एक कुछ जरा सा पॉइंट सुनना चाहता हूँ मैं कि कुछ बढ़िया बात निकल कर आए तुम्हारे पास से। हाँ जी अबुल भाई आप बताएं। पहले मुझे एक बात बताओ, जो अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं, जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो अमीर की ज़्यादा होती हैं या गरीब की ज़्यादा होती हैं? गरीब की अनसेटिस्फाइड वांट्स ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है वो सेव करने नहीं भागता, वो कहता है यार पहले अपनी अनसेटिस्फाइड नीड क्या कर लूँ, पूरी कर लूँ। इसलिए उसकी MPC ज़्यादा होती है, गरीब आदमी की MPC ज़्यादा होती है, और MPS बहुत कम होती है। बचा ही नहीं पाता बेचारा, अपनी नीड्स में ही सारे पैसे खर्च कर देता है। लेकिन जो रिच होता है, जो रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है, उसमें उल्टा होता है। क्योंकि भाई रिच सेगमेंट अपनी जो नीड्स हैं वो तो ऑलरेडी पूरी कर चुका होगा। बोलो हाँ या ना? वो अपनी नीड तो ऑलरेडी पूरी कर चुका होगा ना। तो अब वो क्या करेगा, अब जब भी उसकी इनकम बढ़ेगी कहेगा यार क्या करना है, सब तो है मेरे पास, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, क्या करूँ अब, बचा लेगा उस पैसे को। समझ में आती है बात? तो इसलिए MPC किसकी ज़्यादा होती है, पुअर की ज़्यादा होती है, और रिच की क्या ज़्यादा होती है, MPS ज़्यादा होती है, और पुअर की MPS क्या होती है, कम होती है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब इस MPS MPC के कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ जिसको बोला गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है जी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में बैंकिंग में पढ़ा था, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ा था। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। एक बात पूछता हूं, हाँ या ना में उसका जवाब देना। इकोनॉमी में एक्सपेंस ऑफ वन विल बी इनकम टू दी अनदर, यस और नो? बिल्कुल सही। एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। इकोनॉमी में ऐसे ही ये गोल गोल साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा सोचो 2 मिनट के लिए, मेरे पास इनकम आई और मैंने वो पूरी की पूरी इनकम, कुछ नहीं बचाया, पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दी। ठीक, ऐसे ही अब वो मान लो इनकम प्रथम के पास पहुंच गई, मतलब मैंने वो पैसे प्रथम को दिए थे, प्रथम ने भी अपने पास नहीं रोके पैसे, कोई सेविंग नहीं करी। प्रथम ने वो पैसे फैज़ को दे दिए, उसको कुछ पेमेंट कर दी, सारे पैसे खर्च कर दिए, तो वो उसकी इनकम हो गई। मैं भी क्या कह रहा हूँ, मेरी भी इनकम हुई। प्रथम ने क्या कहा था, मेरी भी इनकम हुई। फैज़ ने क्या कहा था, मेरी भी इनकम हुई। और एक बात बताओ, अगर हम ये अपने पैसे अपने पास कुछ भी सेव करके ना रखें तो क्या ये फ्लो कभी रुकने वाला है? ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब जरा थोड़ा सा और अपोजिट तरफ आते हैं। मान लो हम सबकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 50%। कितना है? मतलब जो भी हमारी कमाई होती है 50% हम खा जाते हैं और 50% हम बचा लेते हैं। अब 2 मिनट के लिए सुनना आराम से बात। मेरी इनकम है 100 रुपये, मेरे पास 100 रुपये आए, मैंने कहा यार 100 थोड़ी खर्च करने हैं। कितने खर्च करने हैं? 50। मैंने 50 रख लिए, 50 खर्च कर दिए। ये बताओ प्रथम के पास कितने पहुँचे? 50। प्रथम की भी MPS कितनी है? 50%। प्रथम ने 25 अपने पास रख लिए, 25 खर्च कर दिए। आगे कितने पहुँचे? 25। फैज़ ने भी आधे रख लिए, आधे खर्च कर दिए। समझ में आ रही है बात? यानी कि अब आगे जो पैसा पहुंच रहा है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। समझ में आती है बात? समझे? तो आराम से मेरी बात समझना। मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा तरीका है 1/MPS, 1/MPS। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर MPS, आप वैसे कायदे में तो यही लगाना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन आपको पता है MPS को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - MPC। मैं कभी भी इस फॉर्मूले को डायरेक्टली मूव कराने की आपको सलाह नहीं दूंगा। मान लो अगर क्वेश्चन आपको खुद कहता है कि मेरी MPC जो है 0.8 है, कितनी है? 0.8 है मेरी MPC, सही है। तो आप ये मानकर चलो अगर ये 0.8 है तो आप उसको क्या कर दोगे, अपने आप MPS निकाल लेना 0.2। क्लियर? और डेल्टा वाई डेल्टा आई दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पर आप मानकर चलो 3 नंबर आपको यहाँ भी मिल सकते हैं। सही है जी? क्लियर होती है यहाँ तक की बात? पक्का? और यही मैंने आपको भी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इसका जो K का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज इनवर्स। बेटे कैसा रिलेशन है MPS के साथ? इनवर्स। जितनी तुम MPS बढ़ाओगे, जितना पैसा अपने पास रोक के चलोगे, उतना ही मल्टीप्लायर छोटा हो जाएगा, और अपने पास जितना पैसा कम रोकोगे उतना ही मल्टीप्लायर बढ़ेगा। समझे बात? तो अब ये मानकर चलो, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? मैं सारे पैसे अपने पास सेव कर लूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैं सारे पैसे कंज्यूम कर दूँ? यही तो हो सकता है। बोलो हाँ या ना? भाई आप सोचो, अगर मैं MPS, अगर मैं अपने पास कोई पैसा ना बचाऊं, कोई भी पैसा, तो MPS कितनी हो जाएगी? 0। और अगर मैं सारे पैसे बचा लूं MPS तो हो जाएगी 1। सॉरी, एक भी यहां पर मैंने कोई पैसा नहीं बचाया, और यहां पर मैंने अपनी इंक्रीज्ड हुई इनकम का कितना बचा लिया? सबका सब यहां पर मैंने बचा लिया। अब मुझे ये बताओ, MPS 0 ये 1 पॉइंट हो सकता है, और MPS 1
ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। सही है, तो ये बताओ इस केस में अगर आप k की वैल्यू निकालोगे 1/MPS तो कितना आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? और अगर आप यहाँ पर आओगे k की वैल्यू 1/1 तो कितना आएगा? 1। तो भैया ये बात अपने पास अच्छे से नोट कर लेना कि जो मल्टीप्लायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इनफाइनाइट और वैल्यू हो सकती है दूसरी उसकी 1। तो ये इसके बीच में उसकी वैल्यू जो है वैरी करती रहेगी। क्लियर है भाई? इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है। इनफाइनाइट क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर जिसे हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे। सही है, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी और इनफाइनाइट से नीचे। इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में कई बार। सही है, कोई डाउट? हाँ जी अदनान भाई, क्लियर है? अपने आंखों के कैमरे में आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया? ठीक है भाई साहब, पूरे फोकस से देख रहे हैं। बस ऐसा लग रहा मुझे भी इनकी आंखों से लेजर बीम निकलने वाली है और यहाँ आएगी सीधी। भाई साहब लिख भी लो अपने नोट्स में कुछ। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? चलें आगे। तो यहाँ से आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तीसरी बात इसके अंदर आती है, ध्यान से सुनिएगा, कंजम्पशन एंड सेविंग इक्वेशन। ठीक, दो इक्वेशन होती हैं। एक होती है C = C बार प्लस बी वाई। और बेटे यहां पर बताना जरा B का क्या मतलब था? MPC। सही है, हाँ या ना? अब ये बताओ जरा सुजान भाई, तुम बताओ कंजम्पशन इक्वेशन के बेस पे ही अगर मुझे सेविंग इक्वेशन बनानी पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा? सेविंग इक्वेशन माइनस C बार 1 माइनस बी वाई। और 1 माइनस बी का मतलब क्या भाई? 1 माइनस बी का मतलब है MPS। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो आराम से मेरी बात सुनना भाई। पहला सेगमेंट होता है डायग्राम्स, ठीक है? दूसरा सेगमेंट होता है MPC MPS, समझना। ठीक, मल्टीप्लायर और इक्वेशन, ये होता है हमारा तीसरा सेगमेंट। सही है, ये हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड्स होंगे तो ही हम मल्टीप्लायर निकाल पाएंगे, तो ही हम कंजम्पशन और सेविंग की इक्वेशन जो है कर पाएंगे। क्लियर होती है बात यहाँ तक की? पक्का, हाँ या ना? अब हमारे पास जो काम बचता है वो बचता है प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का। सीखने की चीज़ें तो यही हैं, हमने सीख ली। मतलब जो भी अब निकलेगा घुमा फिरा के इनके बीच में से ही निकलेगा। समझ में आती है बात? अब आप सोचो, अगर मैं आपको पेपर में ऐसी एक इक्वेशन बनी हुई दे दूं, C = C बार प्लस बी वाई, बना कर दे दूं बाकायदा, ऐसे लिख दूं 50 + 0.60 × y, ऐसे दे दूं, और आपसे पूछूं कि बताओ मल्टीप्लायर कितना होगा? क्या पूछ लूं आपसे? मल्टीप्लायर कितना होगा? ठीक, तो ये बताओ तुम्हें MPC यहाँ से मिल तो रही है 0.60। अगर MPC 0.60 है तो MPS कितना होगा? 0.4। फिर आप यहाँ रख दोगे 1/0.4, तो क्या निकल कर आ जाएगी? मल्टीप्लायर। और थोड़ा आगे चला जाऊँ, पहले आपसे मल्टीप्लायर निकलवाऊँ, फिर आपसे बोलूँ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज करता हूँ तो बताओ इनकम में कितना चेंज होगा? तो फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से डेल्टा वाई निकल आएगा। आपने करे हुए हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चंस। समझ में आ रही है बात? अब हम आ रहे हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे। अभी आधा घंटा लगभग हम इसकी प्रैक्टिस और करेंगे। अपने एग्जाम आइडिया खोल लीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस वर्क पे आ जाओ फटाफट सब। चलो जी, आ जाइए नेक्स्ट सेगमेंट पे। बेटा जरा सुनना अब बात। अब हम करेंगे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक, जो मैं असाइनमेंट मैंने आपको दिया है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। रैंडमली कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, और जो क्वेश्चन आपके बच जाएं वो होमवर्क में। चले भाई,
आप लोग आइए जरा क्वेश्चन नंबर 15 पे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, आराम से मेरी बात सुनिए, सीधा बाहर है बात करने पर। ठीक है बेटा, एग्ज़ाम से पहले बात करके फ़ायदा क्या है? मेरी बात सुन लो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी में है। बस पढ़ दे भाई। इफ़ द टोटल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़, सही मिला नहीं? इस वाले असाइनमेंट में नहीं है? अच्छा, आपके पास फर्स्ट वाला है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भेज दूंगा ये असाइनमेंट, आप वहाँ से देख लेना। अब सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड असाइनमेंट भेजूंगा, उस सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, 2 असाइनमेंट है, एक में 25 क्वेश्चन है, एक में 26 क्वेश्चन है। दोनों असाइनमेंट आप कर लेना। ठीक है, और 1% आपसे कहीं मिस हो जाए तो जब मैं इसकी क्लास अगर मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ज़रा सुनना आराम से, सुन के भी आपको मेरी बात आराम से समझ में आएगी। मैंने क्वेश्चन में बोला, इफ़ द टोटल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 6,000 करोड़, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़ हो गई। ठीक, तो इसका मतलब डेल्टा वाई कितना है हमारा? 1,000 करोड़। ठीक, आगे कहता है क्वेश्चन में, एंड द सेविंग इंक्रीजेज फ्रॉम 1,000 करोड़ टू 1,500 करोड़, तो डेल्टा एस इसमें हमारा चेंज हो गया 500 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। बताओ जी, 2 चीजें निकलवा रहा हूं मैं, कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। बताओ जी कैसे निकालोगे? बताओ, आराम आराम से, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं मचानी है आपको। ये बताओ, सबसे पहले यहां पर मैं एमपीएस निकाल सकता हूं कि नहीं? आराम से, बिल्कुल, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो 500 डिवाइडेड बाई 1,000 दैट इज 0.5। सही है। और अभी अभी आपको पता चला था कि एम पी सी इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी एस। ये तो मैंने लिख दिया, कायदे में लिखना भी नहीं चाहिए। आपको पता है अगर मैं 50% पैसे बचा रहा हूँ दैट मीन्स मैं 50% कंज्यूम कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लायर की। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई या 1 अपॉन एम पी एस या 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। बेटे सबसे अप्रोप्रिएट फॉर्मूला ये है। ठीक, तो 1 अपॉन एम पी एस हो गया 0.5, तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ गया? पॉइंट यहाँ से हटाया, ऊपर आप 10 ले गए और ये आ गया 2, तो भाई k की वैल्यू हो गई 2। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पहले आपसे एमपीसी या एमपीएस निकलवाएगा, फिर मल्टीप्लायर निकलवाएगा और फिर एक स्टेप और आगे ले जाएगा। बेटे ध्यान से सुनना, अगर वो आपसे कह दे कि इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज इन इनकम, अगर इनकम में 2,000 करोड़ रुपीस का हम चेंज कर दें तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हमें चाहिए? तो यानी कि आप सोचो, आपको मल्टीप्लायर मैंने दे दिया, डेल्टा वाई मैंने आपको दे दिया, तो डेल्टा आई आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर होती है बात? तो पहले एमपीसी एमपीएस निकाला, फिर उससे मल्टीप्लायर निकाला, फिर उससे वहां पर इन्वेस्टमेंट या इनकम में जो चेंज होना है वो कैलकुलेट कर लिया। 3 ही चीजें हैं, आपस में घुमा घुमा कर पूछेगा वो आपसे। सही है। चलिए एक क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, जरा मुझे करके दिखाना तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए उसमें। एक ऐसी रैंडम एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ 500 CR in investment which makes 1,500 CR change in income. Prepare a consumption equation.
prepare a consumption equation for this economy। ठीक है, कंजम्पशन इक्वेशन बनाकर दिखानी है आपको इस इकॉनमी की। बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन को कभी भी पढ़ के ना एकदम से मत सोचो कि तुम्हें इसके आंसर यूं ही पता चल जाए, पढ़ते ही पता चल जाए। पहले बताओ क्या दे रखा है। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ 500 CR इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में 500 करोड़ का चेंज करने से इनकम में 1500 करोड़ का चेंज हो गया। तो मुझे ये बात समझ में आई सॉल्यूशन में कि मुझे डेल्टा वाई उसने बता रखा है 1500 और डेल्टा आई बता रखा है उसने 500 CR। ठीक है, और दोनों ही चीज़ों से मैं मल्टीप्लायर तो निकाल ही सकता हूँ। भाई मल्टीप्लायर निकालने का तरीका होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई या 1 MPS या 1/1 माइनस MPC। अब मेरे बेटे जरा सामने देखना, मुझे डेल्टा वाई भी पता है और डेल्टा आई भी पता है, यस और नो। तो ये बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई 3, k आ गया 3। कोई डाउट यहाँ तक। अब ये बताओ जब k 3 आ गया इक्वल टू 1 MPS रख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो मेरा MPS कितना निकल कर आ गया, 3 चला गया डिवाइड में, तो 1/3 दैट इज 0.33। यस और नो भाईजान, समझ में आ रही है बात। अगर मेरा MPC 0.33 आ रहा है तो MPC कितना होगा 1 माइनस 0.33 दैट इज 0.67। सही है। अब मुझे ये बताओ कंजम्पशन इक्वेशन कैसे बनती है। C इक्वल्स टू C बार प्लस BY, और इसमें ये जो B होता है वो B क्या होता है, MPC होता है। तो C को C की जगह रहने देंगे। C बार हमें कुछ बता तो रखा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आप सोचो बता तो सकता था। अगर वो आपसे ये बता देता कि हमारा जो C बार है वो 50 है, 30 है, 20 है, तो आप वो लिख देते यहाँ पर। फिलहाल 0.67 और ब्रैकेट में y। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या बना दी अपनी कंजम्पशन इक्वेशन। भाई 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है, क्यों इसे शहीद कराना चाहते हो? ठीक से पढ़ लो बैठ के, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 घंटा, बस 1-1.5 घंटा पढ़ना है इसके न्यूमेरिकल्स को ठीक से, और आपका 3 नंबर 4 नंबर का न्यूमेरिकल बिल्कुल डन है, कहीं नहीं बच के जाएगा वो। समझ में आती है बात। क्योंकि एक्चुअली क्या है, 2-4 चीज़ें ही हैं, उन्हीं में खेलना है आपस में। समझ में आती है बात। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप सुन लीजिए, कल हम क्या करेंगे। कल की क्लास में एक तो आप अपनी पूरी बुक वो अच्छे से रीड कर आएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, वो पढ़ो, अपने क्वेश्चंस निकाल के लाओ, पूछो। दूसरा, जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे इसके सारे क्वेश्चन करके ले आओ। मैं 2 असाइनमेंट भेज रहा हूँ आपको भी, जो आपके पास है ठीक है, जो नहीं है उसके भी क्वेश्चन करके लाने। आज घर जाकर बस यही चैप्टर निपटाना है बढ़िया तरीके से। सही है। अभी कल का दिन ये चैप्टर और चलेगा, और कल एक्चुअली क्या है, आज हमारा कॉन्सेप्ट का काम खत्म हो गया। अब कॉन्सेप्ट का काम तो हमारे पास कुछ रहा नहीं। कल हम क्या करेंगे, बस कल हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? लेकिन भैया पढ़ कर आना है, ठीक है। पेपर कब है बेटे? 17 मार्च को आपका इको का पेपर है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि उस दिन एग्ज़ाम सेंटर से अच्छे मूड में आना है, खुश होते हुए आना है, या मुंह लटका के आना है, क्योंकि आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो यही है अब सबसे पहला। समझ में आ रही है बात। अब जो असली एग्ज़ाम है वो 17, 25 और 31 को ही है तुम्हारे। कॉमर्स की बैकबोन तो बेटा यही है, बाकी तुम करते जो मर्जी रहो चाहे। समझे बात। फाइन आर्ट, इको, फाइन आर्ट वगैरह में नंबर लाके कोई फ़ायदा नहीं है। जो अकाउंट, इको, BST है, इन्हीं में लाने नंबर सही से। सही है। हाँ जी दीदी, ठीक है। पढ़ोगी घर जाके, पढ़ लेना सबके सब, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।